Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start with a new chapter that is poverty as a challenge. अभी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी मतलब क्या होता है या गरीबी का डेफिनेशन एज सच क्या होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, और जो गरीबी है वो इंडिया में कितनी परसेंटेज गरीब है लोग, या पॉवर्टी जो लाइन होती है कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है इंडिया में, और ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये भी हम लोग इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसी गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या नए नए पॉलिसीज लेके आती है, नए नए स्कीम्स लेके आती है, जिससे जो गरीबी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होनी चाहिए। ये सब इन डिटेल ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अभी ये जो चैप्टर है ये पॉवर्टी के डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री में जब हम कंट्री की बात करते हैं, जब हम किसी भी एक कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है तो इंडिया में अगर गरीब लोग हैं तो ये गरीबी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन, मतलब गरीबी क्या है, एक कंडीशन है जहां पे जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता, ठीक है, इसेंशियल मिनिमम नीड्स के लिए। इसेंशियल मिनिमम नीड्स मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ये तीनों चीजें जिसके पास नहीं होती है वो गरीब आदमी होता है। फूड मतलब 2 टाइम का जिसको खाना नसीब नहीं होता है, क्लोथिंग मतलब उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, और शेल्टर मतलब जिसको रहने के लिए छत नहीं होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको गरीब माना जाता है। पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल एंड द फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, मतलब जो भी लोग गरीबी में हैं, जो पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं हो सकती, मतलब उनका खुद का घर नहीं हो सकता, उनके पास क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब फिल्टर वाटर उनको एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर जो होता है वाटर में से सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं। वो हेल्दी फूड उनको नसीब नहीं होता, मतलब जो रास्ते पे पड़ा हुआ खाना है वो उनको खाना पड़ता है, जो अनहाइजेनिक है। उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स में जाना अफोर्ड कर पाए, ठीक है। Every 5th person in India is poor. This means roughly 270 million और 27 crore people in India live in poverty। मतलब इंडिया में हर 5th person क्या है, पुअर है। और इसकी टोटल अब जब तुम करोगे तो 27 करोड़ पीपल एज पर 2011-12 का डेटा है, उसके हिसाब से 27 करोड़ पीपल आज क्या है इंडिया में, पुअर है, मतलब गरीब है। अभी अर्बन केस, 2 केस स्टडीज दिए आपके टेक्स्ट बुक में। एक है अर्बन केस, अर्बन मतलब सिटी लेवल का, ठीक है, जो सिटी लेवल की प्लेस है वहां पे गरीबी कैसे होती है। राम सरन नाम का एक आदमी है जो क्या है, डेली वेज लेबरर है। डेली वेज लेबरर मतलब क्या, वो रोज का अपना काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई भी फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री का एक वर्कर होता है, वो रोज अपना काम करता है और उसको डेली बेसिस पे या वीकेंड पे उसको अपनी सैलरी मिल जाती है, ठीक है, और वो सैलरी से अपना 2 टाइम का खाना खाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। और ये डेली वेज लेबरर कहां पे काम कर रही है, राम सरन कहां पे काम कर रहा है, फ्लोर मिल में, मतलब जो आटे की जो चक्की होती है वहां पे ये काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी कितनी है, 1500 पर मंथ, मतलब 1500 पर मंथ। एक महीने में उसको बस 1500 रुपीज सैलरी मिलती है। इतनी सैलरी तो आप बस पॉकेट मनी में मिलती होगी आपको। ही सपोर्ट इज फैमिली ऑफ 6 पर्सन। अभी ये जो आदमी है राम सरन, ये उसके 6 लोगों की फैमिली को सपोर्ट करता है 1500 रुपीज में, ठीक है। अभी इसके फैमिली में वाइफ है, बाकी बच्चे हैं। अभी 1500 सैलरी होने के कारण इसके जो बच्चे हैं उनको भी क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उनको भी काम पे जाना पड़ रहा है। अभी काम पे जाना पड़ेगा तो वो एजुकेशन स्कूल जा पाएंगे क्या, नहीं। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती काम पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो फादर है उनकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो एजुकेशन छोड़ के काम पे जा रहे हैं। बिसाइड सेंडिंग सम मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क बट नन ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल। मतलब ये जो चारों इसके जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करते, वो काम पे जाते हैं, और वो थोड़ा सा पैसा अपने पेरेंट्स को भी भेजता है अपने गांव। द फैमिली लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस। अभी ये जो फैमिली 6 लोग एक रूम में रहते हैं, ठीक है, 1 रूम किचन जो होता है उसमें बस एक ही रूम होता है। ये 6 लोग एक ही रूम में सर्वाइव कर रहे हैं ऑन द आउटर एरियाज ऑफ द सिटीज, मतलब वो भी सिटीज के बाहर। फॉर एग्जांपल हम अगर पुणे की बात करेंगे तो पूना मेन सिटी के बाहर आ जाते हैं चाकन वाले एरिया। तो चाकन में मतलब पूना सिटी में वो काम कर रहा है, चाकन एरिया में रह रहा है, जहां पे हाउसेज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड मतलब क्या, ये जो बच्चे हैं उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो सफिशिएंट कैलोरी रिक्वायरमेंट है फूड की वो कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं या उनको पोलियो हो रहा है, ठीक है। हैव वेरी फ्यू क्लोथ्स और फुटवेयर एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब और उनके पास जो कपड़े हैं वो भी फटे फूटे हैं, उनके पास पैरों में चप्पल नहीं है, और हेल्थ केयर के लिए भी एक्सेस नहीं है, मतलब अगर बीमार भी हो गए तो वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल का खर्चा सस्टेन कर पाए।
अभी नेक्स्ट है रूरल केस। अभी जो रूरल केस है, रूरल केस मतलब ये विलेज लेवल की बात कर रहे हैं। पहले जो केस था वो अर्बन एरिया मतलब सिटी लेवल की बात कर रहे थे। अभी विलेज लेवल पे गरीबी कैसी होती है। लखा सिंह नाम का एक आदमी है, वो क्या है, एक लैंडलेस लेबरर है। लैंडलेस लेबरर मतलब क्या, एक ऐसा आदमी जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वो दूसरे के जमीन पे जाता है, काम करता है, एक लेबर का काम करता है और उसको उसका पैसा मिलता है। by doing small village near Meerut in उत्तर प्रदेश, by doing odd jobs for the farmers he earn 50 रुपीज पर डे। मतलब एक दिन में उसको कितना सैलरी मिल रहा है विलेज एरिया में, 50 रुपीज पर डे। इतना पैसा तो तुम बस बिस्किट और चॉकलेट्स में खर्चा कर देते हो। तो उसकी सैलरी कितनी है, एक दिन में बस 50 रुपए सैलरी उसको मिल रही है। और जो कभी कभी उसको जब कैश नहीं मिलता है तो उसको फूड ग्रेन्स में पे किया जाता है। मतलब अगर 50 रुपए सैलरी उसको जिस दिन नहीं मिल रही है, उस दिन उसको 1 किलो गेहूं मिल जाता है, व्हीट या राइस मिल जाता है। ही इज इलिटरेट। इलिटरेट मतलब ये कभी स्कूल में नहीं गया, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। एंड इज फैमिली ऑफ 8 पीपल। इसके फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। लिव्स इन द कच्चा हट। कच्चा हट मतलब जो झोपड़पट्टी होती है, झोपड़पट्टी में जो कभी भी हवा आए तो वो जो झोपड़पट्टी उड़ सकती है, ऐसे कच्चे घर में वो रह रहा है 8 लोगों के साथ। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, कैनॉट अफोर्ड न्यू क्लोथ्स और इवन सोप और ऑयल। मतलब उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो नए क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नया साबन भी अफोर्ड नहीं कर सकते और बाल पे लगाने वाला तेल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी क्रिटिकल कंडीशन लखा सिंह की है। अब ये दो केसेस से क्या पता चलता है, पॉवर्टी मींस, अब ये दो केसेस से गरीबी की अलग अलग डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। पहले तो पॉवर्टी क्या होता है, हंगर होता है और लैक ऑफ शेल्टर होता है। मतलब जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसको रहने के लिए घर नहीं, उसको गरीब मान सकते हैं। इट इज अ सिचुएशन वेयर पेरेंट्स आर अनेबल टू अफोर्ड देयर चिल्ड्रन एजुकेशन और हेल्थ केयर। मतलब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहां पे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं कर सकते या उनको हॉस्पिटल्स में नहीं लेके जा सकते, ये भी गरीबी हो सकती है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। मतलब एक पॉवर्टी की ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें लोगों को क्लीन वाटर अफोर्ड नहीं हो रहा है और सैनिटाइज फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं हो रही, मतलब क्लीनलीनेस नहीं वो अफोर्ड कर पा रहे। लैक ऑफ रेगुलर जॉब, मतलब जो आदमियों को जॉब्स नहीं मिल रहा है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, वो भी गरीब हो सकते हैं। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब गरीबी मतलब क्या, तुम ऐसे कंडीशन में फंस जाते हो जहां पे तुम कितनी भी मेहनत करो तुम वो पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। अभी महात्मा गांधी जी ने गरीबी के बारे में क्या बोला है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। उन्होंने क्या बोला है, तुम जो वायलेंस है, वायलेंस का सबसे वर्स्ट फॉर्म कौन सा है, गरीबी है। मतलब ये पॉवर्टी वायलेंस का सबसे वर्स्ट फॉर्म है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ द अब्जेक्ट पॉवर्टी। अभी इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अभी इसमें से सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी का, पॉवर्टी का, क्योंकि इंडिया में 1947 में ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया का जितना भी वेल्थ होता था वो ड्रेन आउट करते थे, ब्रिटेन में लेके जाते थे। सब जितना भी पैसा जनरेट होता था इंडिया से उठाते थे, ब्रिटेन भेज देते थे, जिससे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती जा रही थी, गरीब होते जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ पीपल वेर अंडर पॉवर्टी इन इंडिया। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, ऑल्सो इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। मतलब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट तो हो गया, पर महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, असली रियल में जेन्युइनली इंडिया इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये पॉवर्टी जो है ये इंडिया से खत्म हो जाएगी, या हर इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको रोटी कपड़ा मकान अफोर्ड होगा। अभी नेक्स्ट है पॉवर्टी एज सीन बाय साइंटिस्ट। अभी जो साइंटिस्ट होते हैं ये इकोनॉमिक साइंटिस्ट होते हैं। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये गरीबी को इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में गरीबी क्या होती है, ये लेंस से ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंट्री को देखते हैं। साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी थ्रू द वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अभी जो साइंटिस्ट होते हैं ये गरीबी के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, जैसे कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेवल का इंडिकेटर हो सकता है, कंजम्पशन का इंडिकेटर हो सकता है, पर ये छोड़ के भी और ज्यादा इंडिकेटर्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इनकम मतलब क्या, कि कोई भी फैमिली कितना इनकम अर्न कर रही है, कितना पैसा जनरेट कर रही है, कितना सैलरी उनको मिल रहा है, उसके हिसाब से आदमी गरीब है अमीर होता है उसके। और दूसरा है कंजम्पशन, मतलब कौन सी चीजें वो अफोर्ड कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी है वो कौन से फूड ग्रेन्स अफोर्ड कर पा रहा है, वेजिटेबल्स अफोर्ड कर पा रहा है, कौन सी कार अफोर्ड कर पा रहा है, उसके हिसाब से अमीर या गरीब डिसाइड किया जाता है। पर इसको छोड़ के और भी ज्यादा साइंटिस्ट ने इंडिकेटर्स दिए, जैसे कि लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल मतलब कौन आदमी कितना एजुकेटेड है, उससे भी अमीर है या गरीब है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब वो कैसा फूड कंज्यूम कर रहा है, अंडर उसके जो बच्चे वो अंडर नरिश रह रहे हैं क्या, उनको रिक्वायर्ड कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहे हैं क्या। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कितनी फैमिलीज जो है वो हॉस्पिटल में जाना अफोर्ड कर पा रही है, ठीक है, मतलब उनके पास पैसे, सफिशिएंट पैसे, अगर वो बीमार हो गए तो वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं कंफर्टेबली।
लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब कितने ऐसे फैमिलीज है जिनको कंफर्टेबली जॉब्स मिल जाते हैं, या मतलब उनको जॉब मिलते हैं, उनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन है जो जिससे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कितने लोग हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स लगा के पॉवर्टी का डेफिनेशन देते हैं। अभी पॉवर्टी की वजह से ये दो चीजें हो जाती है, पहला तो है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या, जब जो गरीब लोग होते हैं उनको लोग या जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्या नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे जो रिश्तेदार है वो वर्कर है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा जो मेरे जो रिश्तेदार है वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा मेरे जो रिश्तेदार है वो रोड के साइड में रहते हैं। इसीलिए ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, ये जो गरीब लोग हैं उनको ये सोशल एक्सक्लूजन सफर करना पड़ता है। मतलब कोई भी फैमिली या कोई भी आदमी गरीब लोगों को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है, भले वो उसके रिश्तेदार हो या कोई उसका भाई बहन हो, ठीक है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन जो है ये इंडिया में अनटचेबिलिटी की वजह से भी हो गया था। अनटचेबिलिटी मतलब ये जो दलित सिस्टम इंडिया में चलती थी, कास्ट सिस्टम चलता था, जिससे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता था, कोई उनको साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था। पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन द टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन द पुअर सराउंडिंग्स, मतलब इससे क्या हो जाता है, जो गरीब लोग हैं उनको गरीब सराउंडिंग्स में ही रहना, मजबूरी में रहना पड़ता है। कोई जो अपर स्ट्रीम के जो लोग हैं वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके आसपास उनको आने नहीं देते, उनको रहने के लिए जगह भी नहीं देते। विद अदर पुअर पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी और बेटर ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग। इट कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये गरीबी का कॉज भी हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। मतलब ये सोशल एक्सक्लूजन की वजह से आदमी गरीब भी हो सकता है और सोशल एक्सक्लूजन का जो गरीबी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन भी उसका हो सकता है। तो ये जो कॉज है, ये कॉज अनटचेबिलिटी है, जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं ये इनका कॉज हो सकता है। ये जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग, वो उनका सोशल एक्सक्लूजन हो गया था, मतलब उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, इसलिए वो गरीबी में चले गए। और जो गरीब लोग हो गए या उनको जिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली वो सोशल एक्सक्लूजन हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनके काम की वजह से, जो उनको टाइम पे काम नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, उसकी वजह से वो गरीबी में चले गए, इसलिए उनको सोशल एक्सक्लूजन क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। अभी जो गरीब लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। अभी सोसाइटीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब वीक है। फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल इन सोसाइटी, क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट्स पे या गार्डियन पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो वुमेन होती है, ठीक है, सब वुमेन नहीं पर जो मोस्टली जो वुमेन होती है जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, ये भी क्या है, वीक है, वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद जो एजेड, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल, या उसके बाद हैंडीकैप जो लोग होते हैं, ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं वल्नरेबल मतलब वीक होते हैं। इनको हर बार कोई अटेंडेंट चाहिए होता है, साथ में कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए होता है, तभी वो सर्वाइव कर पाते। अभी ये जो वल्नरेबल, ये जो सेक्शन है, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, मतलब ये लोगों का गरीबी में जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि जो बच्चे, अगर उनके पेरेंट्स काम नहीं कर रहे तो वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। वुमेन है, अगर वुमेन को हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो वुमेन का अगर पेरेंट्स नहीं संभाल रहे तो वुमेन के साथ भी क्या हो जाता है, वो भी गरीबी में चले जाते हैं उनको। और सोसाइटी में उनको इक्वालिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो खुद अपने एज की वजह से काम नहीं कर सकते, इसलिए वो किस में चले जाते हैं, गरीबी में चले जाते हैं, अगर उनके बच्चे नहीं उनको संभाल रहे। दूसरा है हैंडीकैप लोग जो है वो रेयरली कुछ काम कर पाते हैं, उनको हर बार 24/7 एक अटेंडेंट चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर, मतलब ये जो लोग हैं इनके चांसेस गरीबी में जाने के ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। It is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities। मतलब अभी ये लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग जेंडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है, और उनको लायबिलिटी से असेट बनाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अभी ये जो पॉवर्टी लाइन होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। गवर्नमेंट ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती है जिससे कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये जो पॉवर्टी लाइन है इसके ऊपर कितने लोग हैं और इसके नीचे कितने लोग हैं। अब ये जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग होंगे ये क्या होंगे, ये गरीब होंगे, और पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग होंगे ये क्या होंगे, ये पॉवर्टी रेखा के बाहर होंगे, ठीक है।
अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और द कंजम्पशन लेवल। अभी जो कंट्री में कोई भी कंट्री गरीबी रेखा डिसाइड करती है तो वो इनकम और कंजम्पशन पे बेस्ड करती है, मतलब आपकी सैलरी कितनी, आप कितना महीने में कितना पैसा कमा पाते हैं, उसके ऊपर से आप अमीर है या गरीब है वो डिसाइड होता है। कंजम्पशन मतलब आप कौन से ब्रांड, कौन सी चीजें अफोर्ड कर पाते। फॉर एग्जांपल आप अगर 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे तो आप गरीब नहीं हो सकते, ठीक है। आप अगर सेलफोन ले रहे हो, 50,000 का आईफोन ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम और कंजम्पशन बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर देती है, अमीर या गरीब। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income or consumption level fall below given minimum level necessary to fill the basic needs। मतलब जो भी आदमी अपने बेसिक नीड्स पूरे नहीं कर पाता, जैसे कि रोटी, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये तीनों चीजें जब आदमी कम सफाइज नहीं कर पाता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसको गवर्नमेंट क्या बोल देती है, ये क्या है, गरीब है। पॉवर्टी लाइन में वैरी विद टाइम एंड स्पेस। अभी जो गरीबी है ये टाइम और स्पेस के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1947 की बात करें, इंडिया 1947 में बहुत ज्यादा गरीब कंट्री था, ठीक है। इंडिया के पास ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को छोड़ के चले गए थे, उन्होंने इंडिया का पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था, पूरी जो पैसे सोना सब उठा के वो ब्रिटेन लेके गए थे, तो इसलिए इंडिया बहुत गरीब था 1947 में। पर आज 2023 में तुम इंडिया देखो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया आज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में क्या करती है, डोमिनेट करती है, ठीक है। तो ये गरीबी जो होती है क्या करती है, टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होती है। अभी प्लेस के हिसाब से कैसे होता है, अगर इंडिया और यूएस की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया और यूएसए, अगर इंडिया में कोई भी आदमी जिसके पास कार है तो उसको क्या माना जाता है, रिच माना जाता है। कोई भी आदमी जिसके पास बस कार है तो उसको रिच माना जाता है। पर यूएसए में अगर कोई भी आदमी जिसके पास कार नहीं है उसको बहुत ज्यादा गरीब माना जाता है। तो ये क्या है, ये यूएसए जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, इंडिया से भी बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पे जो गरीबी का डेफिनेशन है वो बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू इंडिया। ईच कंट्री यूजेज ए इमेजिनरी लाइन। जैसे मैंने बताया जो पॉवर्टी लाइन है ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इमेजिनरी लाइन डिसाइड करता है और उसके हिसाब से अपने कंट्री के सिटीजन्स को ट्रीट करता है। दैट इज कंसिडर एप्रोप्रिएट फॉर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार। अभी जो आदमी है जिसके पास कार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा गरीब है। पर इंडिया में जो कार अगर कोई ओन करता है इट इज स्टिल अ लग्जरी, मतलब उसको रिच माना जाता है। डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अभी पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन होती है इंडिया में, अभी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स जो होते हैं उसमें काउंट किए जाते हैं। जैसे कि फूड है, मतलब तुम कौन सा फूड अफोर्ड कर पा रहे हो, मतलब फूड है इसमें कौन सा तुम फूड अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम मैकडोनल्ड में खाना खाने जा रहे हो, तुम केएफसी में खाना खाने जा रहे हो, तुम फ्यूल है पेट्रोल जो है वो अफोर्ड कर पा रहे हो, एजुकेशन कौन से स्कूल में जा रहे हो, क्लोथिंग मतलब कितने महंगे कपड़े पहन रहे हो, तुम जारा के कपड़े पहन रहे हो कि लोकल ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, हेल्थ केयर मतलब तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो ट्रीटमेंट लेने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो जो एक्सपेंसिव होते हैं। दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस। अभी ये भी जितने भी चीजें हैं इनको उनके प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और एक क्या की जाती है, एक प्राइस डिटरमाइन की जाती है। अभी जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों का बाइफर्केशन करती है, ठीक है। किसके हिसाब से, कैलोरी रिक्वायरमेंट। आप लोगों को पता होगा जो आदमी फूड कंज्यूम करता है, कोई भी आदमी फूड कंज्यूम करता है तो वो कैलोरीज इंटेक करता है, ठीक है। तो ये जो रूरल एरियाज है तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कर लिया, अगर विलेज एरिया है, ठीक है, जो भी विलेज एरिया में जो भी आदमी एक दिन में 2400 कैलोरीज इंटेक करता है एक दिन में, तो वो पुअर नहीं है, ही इज नॉट अ पुअर पर्सन। पर अगर 2400 से कम अगर करता है तो वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। वैसे अर्बन एरियाज मतलब सिटीज एरियाज में क्या है, जो भी आदमी 2100 कैलोरीज पर डे इंटेक करता है, 2100 और 2100 के ऊपर, वो क्या है, वो गरीब नहीं है। पर इसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, सब गरीब हो जाएंगे। ये क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया। The monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requirement in terms of food grain etc. is revised periodically। अभी ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है या ये कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जितना पैसे लगते हैं, ये जो प्राइजेस होती है जितने पैसे उसको लगते हैं, तो ये पैसे क्या किए जाते हैं, टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जाता है। ये पैसे जो होते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस। मतलब आज जो ब्रेड है, आज आपको ब्रेड अगर 45 रुपीज में मिल रहा है तो वो 2-3 महीने के बाद वही ब्रेड आपको 60 रुपीज में भी मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस ऊपर होते रहते हैं नीचे जाते हैं। तो इसके हिसाब से भी जो पॉवर्टी जो लाइन है, जो प्राइसेस के ऊपर डिटरमाइन है, वो भी ऊपर हो सकती है, वो नीचे भी जा सकती है। अभी इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है
ये 2011-12 के हिसाब से पॉवर्टी लाइन फॉर द पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ, मतलब रुपीज 816 पर मंथ। अभी 2011-12 के डेटा के हिसाब से जो भी आदमी जिसको पर मंथ सैलरी 816 है, मतलब एक महीने में पर मंथ, एक महीने में उसको पैसा मिलता है 816, तो वो गरीब नहीं है। पर 816 से अगर कम मिल रहा है तो ही इज अ पुअर पर्सन, ठीक है। ऐसे ही इन द अर्बन एरियाज कितना दिया है, 1000 रुपीज दिया है, मतलब अर्बन एरियाज में जिसकी भी सैलरी 1000 पर मंथ है तो उसको क्या माना जाएगा, वो गरीब नहीं होगा, और इसके नीचे जिसकी सैलरी होगी वो गरीब माना जाएगा। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स। अभी जो पॉवर्टी लाइन होती है वो क्या किया जाता है, हर 5 साल में रिन्यू की जाती है बाय सैंपल सर्वेज। मतलब जो एनएसएसओ है ये गवर्नमेंट का एक क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, टाइम टू टाइम सर्वेस करता है, स्टडी करता है इंडियन सिटीजन्स का कि कितने लोग हैं जो भुखमरी से, जो पॉवर्टी में है या जो हंगर से सफर कर रहे हैं, इन लोगों की लिस्ट बनाता है, उनका सर्वे करता है और उससे क्या करता है, एक पॉवर्टी लाइन क्या डिसाइड करता है, एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है। अभी पॉवर्टी एस्टिमेट मतलब क्या, पॉवर्टी एस्टिमेट मतलब अंदाजा होता है, राइट। तुम किसी चीज के एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, एक अंदाजा निकाल लेते हो कि कि आगे क्या हो सकता है, आगे का बजट क्या हो सकता है, उसका अंदाजा होता है, राइट, दैट इज एस्टिमेट। अभी एक डेटा दिया हुआ है, ये पूरा डेटा दिया है पॉवर्टी रेशियोज का। अभी इंडिया जो 1993-1994 में इंडिया में गरीब कितने लोग थे, पॉवर्टी कितना था 45% पॉवर्टी था। अभी 2004-05 में पॉवर्टी कितनी हो गई, 37.2 हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में ये जो पॉवर्टी है क्या हो रही है, कम होते जा रही है, 45 से 37 हो गई। अभी 2011-12 का डेटा दिया हुआ है, इसमें पॉवर्टी कितनी हो गई, सीधा 22% हो गई। मतलब इंडिया क्या हो रहा है, इससे क्या अपन अंदाजा लगा सकते हैं, इंडिया डेवलप हो रहा है, जो गरीबी है वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है, घटते जा रही है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेड्स, मतलब ये 20 सालों में जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। अभी ऊपर हम लोगों ने रेशो देखा, मतलब परसेंटेज फॉर्म में देखा, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है। 2004-05 में कितने लोग गरीब थे, 407 मिलियन लोग गरीब थे। वही 2011-12 में कितने लोग गरीब हो गए, 270 हो गए, मतलब 407 से ये अमाउंट कितना रिड्यूस हो गया, 270 मिलियन तक रिड्यूस हो गया। मतलब गरीबी धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और इंडिया में जो हर साल ये गरीबी कितने परसेंटेज से कम हो रही है, 2.2% से हर साल गरीबी इंडिया में कम होती जा रही है। अभी यहाँ पे चार्ट दिया आपके ये टेक्स्ट बुक में, आपके 1993 का डेटा हुआ है, डेटा दिया हुआ है 1993 और 94, फिर इसके बाद 2004, 5, 9, 10, 11, 12। अभी ये पॉवर्टी रेशियो दिया है परसेंटेज फॉर्म में, ये क्या दिया है, परसेंटेज फॉर्म में पॉवर्टी रेशियो दिया है। 1993, 94 में रूरल एरियाज में ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे तुम 50% कर सकते हो, जो नई बुक है उसमें 50% दिया हुआ है, ये 50% है, ठीक है। तो 1993-94 में 50% पॉवर्टी है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, मतलब विलेज एरियाज में, और अर्बन एरियाज मतलब सिटी लेवल के एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे 32% पॉवर्टी है, यहाँ पे 50% है। फिर उसके बाद तुम 2004-05 में देखो, यहाँ पे 42% है, यहाँ पे 26% है, मतलब कम होती जाती हुई आपको दिखेगी। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और जो गरीबी है वो कम होती जा रही है। फिर 34 है, 26 है, यहाँ पे 21 है, 14 है, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर्स इन मिलियंस दिया हुआ है, कितने लोग हैं रूरल एरियाज में, 329 मिलियन है। फिर उसके बाद 2004 में 326 मतलब कम हो गया, फिर 278, फिर उसके बाद 217 मिलियन हो गया, कम होते होते जा रहा है। वही अर्बन एरियाज में 75 मिलियन है। अभी 75 मिलियन से अर्बन एरियाज में 81 क्यों हो गया, इसका क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पे गरीबी बढ़ गई, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस कभी कभी हो जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्रीज को कभी इकोनॉमिक क्राइसिस में जाना पड़ता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाना पड़ता है। मतलब इससे क्या हो जाते हैं, लोगों के जो जॉब होते हैं वो चले जाते हैं और लोग क्या हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। इसलिए ये 81 हो गया। फिर उसके बाद 76, 53। अभी ये जो डेटा दिया हुआ है इससे आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल के बारे में मैंने क्या बताया था, वल्नरेबल मतलब वीक होता है, ठीक है। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल द सोशल ग्रुप्स। मतलब अभी जो गरीब लोग हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, मतलब उसमें चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसमें कास्ट के अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, उसमें हैंडीकैप लोग हो सकते हैं, हैंडीकैप लोग, उसके बाद एज ओल्ड पीपल हो सकते हैं। ये अलग अलग लोग अलग अलग गरीबी से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अभी इंडिया में जो ये बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, SC एंड ST,
ठीक है, ये लोग हैं दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, इनको ज्यादा गरीबी से क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। लाइकवाइज अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड आर मोस्ट वल्नरेबल। अभी वही इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे अगर तुम देखोगे कि जो लेबर हाउस होल्ड होते हैं, द एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड होते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर के फील्ड पे काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो काम करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी। और अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी। There is also inequality of income within a family. If poor families all suffer but some suffer more than others. मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली में अगर 4 भाई है तो 4 भाई में से एक भाई जो होता है A B C D, ठीक है, एक भाई जो होता है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ही इज रिच, ये बाकी के क्या हो सकते हैं, ये अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, ठीक है। वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। अभी एक फैमिली की जब हम बात करते हैं तो वुमेन पे क्या किया जाता है, कम खर्चा किया जाता है, या वुमेन जो कुछ फैमिलीज होती है जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो जिसमें ये जिनमें उनमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है उनको रिसोर्सेज पूरे नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिताजी है, डैड है, उनकी सैलरी बहुत कम है और उनको ए और बी 2 बच्चे हैं, ए जो है ये बॉय है, बी जो है ये गर्ल है। अगर इनको एजुकेशन देना है, ठीक है, तो डैड के पास सैलरी कम है, दोनों में से एक को एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो एजुकेशन किसको देते हैं, लड़के को देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सोशल कंडीशन ऐसी है कि जो लड़का है वो घर में रहता है और जो लड़की है वो शादी करके बाहर चली जाती है, इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन हो जाता है, लड़की, और उसके डिमांड सैक्रिफाइस हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये ग्राफ में क्या दिया है, नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन्स फ्रॉम द कैटेगरी, मतलब 100 में से कितने लोग गरीब हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के 100 में से कितने लोग गरीब हैं, एक मिनट, अभी शेड्यूल ट्राइब के 100 में से कितने लोग गरीब हैं, 43 लोग हैं 100 में से, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के 100 में से कितने लोग गरीब है, 29। अभी एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो दिया है 22। उसके बाद जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में, वो 34 है, 100 में से 34 लोग गरीब है। और उसके बाद कैजुअल लेबरर्स मतलब अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज मतलब क्या, सिटी लेवल पे, वो 34 दिया हुआ है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ठीक है, अभी यहाँ पे 2 वर्ड हो जाते हैं, एक वर्ड होता है इंटर स्टेट और दूसरा वर्ड होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटर स्टेट मतलब क्या, अगर महाराष्ट्र में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अगर गुजरात में जाके बिक रहे हैं या सेल हो रहे हैं, तो इसको इंटर स्टेट बोला जाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। और इंट्रा स्टेट मतलब महाराष्ट्र का ही महाराष्ट्र में होता है, इसको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट पढ़ने वाले मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंपैरिजन किया जा रहा है कि कुछ स्टेट इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है, और कुछ स्टेट है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल आर नॉट सेम इन एवरी स्टेट। अभी इंडिया में क्या है, कुछ स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। और जो बैकवर्ड स्टेट्स है इसमें झारखंड आ सकता है, ये झारखंड जो है ये थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है, इनमें डेवलपमेंट बहुत कम है, आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं बैकवर्ड कंडीशंस में। दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी जो गरीबी थी 1947 से इंडिया में जैसे डेवलपमेंट होता गया, कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप होते गए, कुछ स्टेट बहुत कम डेवलप हो गए। तो कौन से स्टेट से ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, जैसे कि केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ये क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट्स है इंडिया में। पंजाब एंड हरियाणा हैज़ ट्रेडिशनली सक्सीडेड। अभी जो पंजाब और हरियाणा का जो केस हो जाता है, पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, और एग्रीकल्चर यहाँ पे बूस्ट ज़्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पे गरीब लोग क्या है, कम है, पॉवर्टी बहुत कम है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी जो केरला है, ये केरला पहले से 1947 से ही बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड स्टेट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेसी लेवल है वो भी 99% है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल यहाँ पे देखी जाती है केरला में। अभी ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स थे, लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो था, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था, और ये लैंड रिफॉर्म्स थे ये बहुत अच्छे से, इसलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी क्या है, कम है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये बहुत अच्छे से चल रहा था, और ये क्या है, डेवलपिंग स्टेट्स भी है। अभी पॉवर्टी रेशियो इंडियन स्टेट्स में पॉवर्टी रेशियो अलग अलग दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो बिहार जो है ये 33.7% क्या है, यहाँ पे गरीब है। यहाँ पे उड़ीसा में 32.6 है, आसाम में 31.9। तो ऐसे हर एक स्टेट का क्या दिया है, पॉवर्टी का रेशो दिया हुआ है कि कितने जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कितने लोग गरीब है अलग अलग स्टेट्स में।
अभी नेक्स्ट है ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो मतलब अभी इंडिया के बारे में तो हमने देख लिया, अभी पूरे वर्ल्ड में कैसी गरीबी है, कितनी गरीबी है, ये भी हम देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी पूरे वर्ल्ड में गरीबी क्या है ये कौन डिसाइड करता है? ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक इंडिकेटर दिया है गरीबी डिसाइड करने का। उन्होंने क्या बोला है, जो भी आदमी है एक दिन में अगर $1.90 वो कमा रहा है या उससे कम वो कमा रहा है तो वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। ठीक है, एनी पर्सन हु अर्न्स लेस देन $1.90 पर डे, तो वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज बीन रैपिड। अभी ये जो कंट्रीज है साउथ एशियन, ये साउथ एशियन कंट्रीज सबसे पुअर कंट्रीज माने जाते थे, क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ था। ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे सब कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया था, तो यहाँ पे गरीबी ज्यादा होती थी। पर अभी गरीबी सबसे ज्यादा कम कहाँ देखने को मिल रही है, यही कंट्रीज में देखने को मिल रही है। Poverty in India is also shown higher than the national estimates. In the sub-Saharan Africa, poverty has fact declined from 51% in 2005 to 40%. अभी अफ्रीकन कंट्रीज है आज प्रेजेंट में, आज अगर प्रेजेंट की बात करो तो सबसे जो गरीब कंट्रीज है वो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी क्या हो रहा है, 2005 में 51% लोग गरीब थे, अभी वो 2018 तक कितने हो गए, 10% रिड्यूस हो गए, मतलब 40% वहां पे क्या है, गरीब लोग है। वहां पे भी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रही है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, अभी ये पॉवर्टी का ये दिया हुआ है रेशो की कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 1.90, मतलब ऐसे लोग जो $1.90 पर डे उनकी क्या नहीं है, ये नहीं है, सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है। नाइजीरिया में 39% है, वो 2018 का डेटा दिया हुआ है। बांग्लादेश का 14.5% मतलब 2016 का डेटा दिया है। इंडिया है वो 22.5 है, ठीक है, 2011 का डेटा दिया हुआ है। ये सब कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ये जो पूरा चल रहा है ये किसके हिसाब से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट दिया है कितना, $1.90 का एस्टिमेट दिया है। ठीक है, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल द टाइप्स बाय 2030। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट करना जिससे जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन को मिलने चाहिए, और क्लाइमेट में भी क्या नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट को भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे जो रिसोर्सेज है वो तुम भी यूज करो और फ्यूचर जनरेशन को भी यूज करने के लिए रहने चाहिए, और जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे वो यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे। यूनाइटेड नेशन एक ये वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज उसके पार्ट है, मेंबर्स है। तो उन्होंने क्या किया, एक विजन बनाया, एक गोल बनाया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को पूरे दुनिया से खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अभी ये जो गरीबी है ये क्यों होती है? पहले तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये जो ब्रिटिश, इंडिया में गरीबी ज्यादा क्यों है, ये ब्रिटिशर्स की वजह से ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। ये ब्रिटिश क्या करते थे, इंडिया में जितने भी फार्मिंग था, एग्रीकल्चर था, वो उनके हिसाब से चलता था। वो कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है, टी, कॉफी, रबर, ये कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते थे, जिससे क्या हो जाता था, इंडिया की जो एग्रीकल्चर की सॉइल है वो खराब हो जाती थी। और ये लोग जो ब्रिटिशर्स जो होते थे वो एग्रीकल्चर पे खर्चा भी नहीं करते थे, अपनी सॉइल डे टू डे क्या होती गई, खराब होती गई। उसके बाद उन्होंने जितने इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट इंडिया में इंडिया का जो दबदबा था वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, जो टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत ज्यादा दबदबा था इंडिया का, वो टेक्सटाइल बिजनेस इन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, और खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए। ठीक है, तो इंडिया से उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपने पास जितने भी वेल्थ थी, उन्होंने वो इंडिया से निकाल के ब्रिटेन में लेके जाना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया में क्या थी, गरीबी ज्यादा देखने को मिली। लो ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन इंक्रीज, अभी इंडिया में क्या एक प्रॉब्लम है कि जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट अपना हो रहा है उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है, और जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रही है। पॉपुलेशन जो है वो क्या बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ती जा रही है, पर उसके हिसाब से इकोनॉमी में क्या नहीं हो रहा है, ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है। लो ग्रोथ रेट रिजल्ट इन द लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स, अभी अगर ग्रोथ रेट कम है, इकोनॉमी बहुत स्लोली चल रही है, इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं बन रहे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, उनको इनकम्स नहीं मिलती, अपना जो रोटी कपड़ा मकान है वो सफाइज करने के लिए। अकम्पनीड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अभी यही से अगर उनको जॉब्स नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है पर ग्रोथ बहुत कम है, जॉब्स उतने जनरेट नहीं हो पा रहे। द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपिटुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है पर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो गरीबी है वो बढ़ते जा रही है।
विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वेर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जब इंडिया में ये ग्रीन रेवोल्यूशन रन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत लोगों को जॉब्स तो मिले, ठीक है। कुछ जगह पे सक्सेसफुल हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे जो जगह थे जो पहले से ही एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहे थे, वहीं पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसी का जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था वो लिमिटेड था, कुछ स्टेट में ज़्यादा इफेक्ट उसको देखने को मिला, कुछ स्टेट में इफेक्ट देखने को ही नहीं मिला। द इंडस्ट्रीज डिड प्रोवाइड सम जॉब्स बट दिस वॉज नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज भी है, उन्होंने इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हुई पर उन्होंने इतने जॉब्स क्रिएट नहीं किए जितने इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन है। तो जितनी पॉपुलेशन थी उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, इसलिए लोग किस में चले गए, पॉवर्टी में चले गए, पुअर हो गए इन शॉर्ट। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन द सिटीज मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स। अभी जॉब ना मिलने के कारण लोग किस में क्या क्या जॉब्स करने लग गए, रिक्शा वाले बन गए, कुछ वेंडर्स बन गए, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना चालू हो गए, कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए। अभी इनकम इनइक्वालिटीज मतलब जो मैन और वुमेन होता है उनमें इनकम इनइक्वालिटी बहुत देखी जाती है। अनदर फीचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। मतलब कुछ लोगों को इनकम ज़्यादा मिल जाती है, एज मेन को इनकम ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन, इसलिए जो वुमेन होती है दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी। मेन रीजन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अभी कुछ जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर क्यों होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। पुअर गरीब क्यों गरीब रहता है? क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। दस मेजर पॉलिसी लैक इम्प्लीमेंटेशन, दस पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी वुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। मतलब अगर गवर्नमेंट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करे पॉलिसीज़ का, अच्छे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे, तो ये गरीबी से लोगों को बाहर लाया जा सकता है। अदर फैक्टर्स क्या है गरीबी के, ठीक है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रही है, शादी हो रही है, ये मैरिज है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे मैरिजेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने शादी पे। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी में अपनी जो इज्जत है वो मेंटेन करनी होती है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना होता है। अदर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। मतलब इंडिया में जो कल्चरल फैक्टर है, जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि घर में अगर किसी भी लड़की की शादी है, वो धूमधाम से शादी होनी चाहिए, वो बड़ी शादी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी रहेगी, वो आदमी की इज्जत बनी रहेगी और लोग उनको क्या करेंगे, बड़ा मानेंगे। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अभी जो गरीब लोग हैं वो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से क्या करते हैं, लोन लेके अपने लड़का लड़की का शादी करते हैं, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इज्जत मेंटेन करने के लिए लोन लेके अपनी लड़की की शादी करते हैं, अपने लड़के की शादी करते हैं, और किस में चले जाते हैं, डेप्थ ट्रैप में चले जाते हैं। डेप्थ ट्रैप में मतलब ये लोन वो जिंदगी भर चुकाते रह जाते हैं। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो, अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस। और ये जो लोन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं कर पाते और उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है लोन पे ऑफ करने में। क्यों? बस एक शादी की वजह से, ठीक है। ये सोशल कंडीशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अभी गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स या क्या क्या सोल्यूशन लाए जा सकते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। पहले क्या कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कैसे करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री कंट्री में सेटअप करे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। जॉब्स क्रिएट की वजह से क्या हो जाएगा, लोगों को सैलरी मिलेगी, मतलब वेजेस मिलेंगे। वेजेस की वजह से क्या हो जाएगा, उनका सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा और वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सकती है, बूस्ट कर सकती है, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, जॉब्स मिल जाएंगे और गरीबी से अपने आप वो बाहर आ जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है पॉवर्टी के, मतलब कुछ टारगेटेड लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाने का काम गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे कि वुमेन सेंट्रिक प्लान्स हो गए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए कुछ प्लान्स लेके आ सकती है गवर्नमेंट। Official poverty estimate, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. मतलब इंडिया की जो पॉवर्टी था, जो गरीबी थी, 1980s तक इंडिया की गरीबी सेम थी। पर इंडिया का जो स्टेटस था वो कब चेंज होने लग गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से चेंज होने लग गया। इसके वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होने लग गया, एग्रीकल्चर में लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिलने लग गए। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलने लग गए और लोग पॉवर्टी से बाहर आना चालू हो गए। द ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन 1970 टू अबाउट 6%। मतलब जो ग्रोथ रेट था इंडिया का
वो 3.5% पर ईयर था 1970s में, और वो कितना हो गया 6% हो गया 1980s और 1990s में, मतलब डबल ग्रोथ रेट हो गया। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये हायर ग्रोथ रेट है, अगर कंट्री की ग्रोथ ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, कंट्री में क्या इंडस्ट्रीज ज्यादा बन रही है, देखिए बिजनेसेस ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। अगर बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं मतलब इससे क्या हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। जॉब्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, लोगों को काम मिलता है, तो लोगों को क्या मिलती है, सैलरी मिल जाती है, और लोग अपने आप इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं। देर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और पॉवर्टी होता है, ये दोनों का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। जितनी ज्यादा ग्रोथ होती चली जाती है उतनी गरीबी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी जब कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, कंट्री का अगर ग्रोथ हो रहा है, तो कंट्री क्या करेगा, उसके एजुकेशन पे खर्चा करेगा, उसके हेल्थ पे खर्चा करेगा, और जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को एजुकेशन भी मिलेगा और लोग हेल्दी भी रहेंगे, जिससे लोग ज्यादा काम करेंगे। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। मतलब लोग क्या करेंगे, लोगों को अगर जॉब्स मिलेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो अपने बच्चों को स्कूल में डालना अफोर्ड कर सकते हैं इन होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स। ठीक है, हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज। मतलब पर कभी कभी क्या हो जाता है, जो गरीब लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट की जो नए नए पॉलिसीज होती है उसका जो बेनिफिट है वो उठा नहीं पाती या बेनिफिट ले नहीं पाती। गवर्नमेंट के क्या क्या अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MG नरेगा, NREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी 2005 में ये क्या किया गया था, ये पॉलिसी लाई गई थी, ये गवर्नमेंट का जो एक्ट है ये पास किया गया था। ये क्या करता है, ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी करता है इंडिया के सिटीजन्स को। मतलब कोई भी इंडिया में आदमी है, रूरल एरियाज में, विलेज लेवल पे कोई भी आदमी है, उसको 100 डेज का काम की गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो काम नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जगह पे क्या देती है, अलाउंसेस देती है। अगर गवर्नमेंट अगर काम नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट क्या देती है, उसके बदले पैसा दे देती है। ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी ये जो MG नरेगा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिससे जो रिसोर्सेज है वो करंट जो जनरेशन है और अगली जनरेशन आने वाली उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे, और ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उठाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। और ये प्रोजेक्ट में 1/3 ऑफ द सीट्स किसके लिए रिजर्व रखी है, ये जो 1/3 ऑफ द जॉब्स है ये वुमेन सेंट्रिक या वुमेन के लिए रखे गए हैं MG नरेगा में। नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अभी ये कब स्टार्ट हुआ था, 1993 में स्टार्ट हुआ था। इसका एम क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ITI के बारे में पढ़ा होगा। ITI एक प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट जिसमें इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाती है, प्लम्बिंग का काम सिखाती है, और जितने भी लोग हैं उनको स्किल देने का काम करती है, जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो सर्वाइवल है वो काम करके अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सकते हैं। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस, और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज बनाने में ये लोगों को हेल्प भी कर देती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अभी ये जो प्रोग्राम था ये 1995 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये भी प्रोग्राम किसको बढ़ावा दे रहा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दे रहा है। कहाँ पे, रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में। अभी टारगेट क्या है इसका, 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट है ये 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब ये 5 ईयर प्लान क्या होता है, 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था इंडिया का, वो 5 साल के प्लान्स रिलीज करता था कि अगर अगले 5 साल है तो उसका प्लान आज ही बनाना और अगले 5 साल उसके लिए काम करना। तो ये 5 साल में उन्होंने क्या विजन रखा था, 25 लाख न्यू जॉब्स उनको क्या करना है, क्रिएट करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अभी ये स्टार्ट हुई थी 2000 में, और एम क्या इसका, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू द स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज। मतलब अभी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, प्राइमरी एजुकेशन में, रूरल शेल्टर में, ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। ठीक है, ये अभी अलग अलग स्कीम में क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग लोगों की टारगेट करती है और अलग अलग बेनिफिट्स लोगों को इसमें देती है। अभी नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अभी ये लॉन्च हुआ था 1999 में। ठीक है, इसका एम क्या है, ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। मतलब जितने भी लोग ये पॉवर्टी रेखा के नीचे है, जितने भी लोग ये पॉवर्टी रेखा के नीचे, उनको ऊपर लाने का काम ये प्रोग्राम कर रहा है। अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको 10th स्टैंडर्ड में होगा, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। गवर्नमेंट जो जितने भी वुमेन होते हैं उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देती है, ग्रुप बनाती है, उनके लिए एक छोटा सा फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और छोटा मोटा बिजनेस उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। और वो बिजनेस से क्या करते हैं, वो जो फैमिलीज होती है, जितने भी वुमेन होते हैं,
उनको जॉब्स मिल जाता है, उनको काम मिल जाता है, और उनको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, या बैंक्स उनको लोन देती है। अंत्योदय अन्न योजना, अभी ये जो अंत्योदय अन्न योजना है ये आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा दिया नहीं है, बस लॉन्च किसके लिए किया गया था? पुअर और एल्डरली, मतलब जो ओल्ड एज है, जो गरीब है और जो ओल्ड एज है, इनके लिए ये लॉन्च किया गया था। रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, अभी ये सब प्रोग्राम का रिजल्ट क्या हो जाता है? ये जो प्रोग्राम है इंडिया में, भले ही प्रोग्राम पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, पर ये बहुत ज़्यादा दे आर लेस इफेक्टिव। मतलब क्या? इनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इंडिया में करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पॉलिसीज़ है ये जो नॉर्मल जनता है, जो गरीब जनता है, इनके पास नहीं पहुंच पाती। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। अभी क्या हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे मोदी जी काम करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी काम करते हैं। अभी ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये क्या करते हैं? पुअर लोगों के लिए एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं। एकनाथ शिंदे जी पुअर लोगों के लिए वापस दूसरी पॉलिसी लॉन्च करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये दोनों जो पॉलिसीज है ये दोनों पुअर सेंट्रिक ही हो जाते हैं, मतलब पुअर लोगों को ही कवर करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो दोनों स्कीम है वो एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा खर्चा हो रहा है एक ही कैटेगरी पे। ये पूरा जो पैसा है वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट भी किया जा सकता है, दूसरे ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम हो रही है, मतलब जो स्कीम मोदी जी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे वही एकनाथ शिंदे जी भी इंट्रोड्यूस करे। तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं, ठीक है। Therefore, the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty elevation program। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो poverty elevation program है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। The challenges ahead, अभी क्या challenges है? Poverty has certainly declined in India, yet the reduction remains India's most compelling challenge। मतलब इंडिया में भले ही गरीबी कम होती जा रही है पर गरीबी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो खत्म करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। मतलब ये पॉवर्टी रिडक्शन है, क्या बोला जा रहा है कि अगले 10-15 साल तक ये पॉवर्टी और ज्यादा कम हो सकती है। पॉसिबली मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। किसकी वजह से हो सकती है? ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो सकती है, मतलब ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगे, ज्यादा हॉस्पिटल सेटअप होंगे, ज्यादा अच्छे अच्छे स्कूल सेटअप होंगे, तभी ये गरीबी कम हो सकती है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 14 ईयर्स तक जो भी स्कूल का एजुकेशन दिया जाता है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो पॉपुलेशन आज एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए तो भी लोग जो पॉवर्टी है उससे नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ज्यादा रिसोर्सेज पॉपुलेशन को देने पड़ते हैं और उतने जॉब्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, वुमेन्स को जॉब्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इक्वल स्टेटस वुमेन को देना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो भी बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये इनको भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जॉब्स देने पड़ेंगे, तभी ये पॉवर्टी से सब लोग बाहर आ पाएंगे। Hopefully we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all the people by the end of the next decade। मतलब ये नेक्स्ट डिकेड तक, अगले 10 साल तक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो और कम हो जाएगी और इरेडिकेट कर सकते हैं पॉवर्टी को। बिग चैलेंजेस स्टिल रिमेन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। अभी जो बड़े बड़े चैलेंजेस है वो आज भी रहते हैं, जैसे कि सब लोगों को हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट या कम कॉस्ट में, सब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सब लोगों को जॉब्स देना और जेंडर इक्वालिटी लेके आना, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो प्रोटेक्ट करना आज भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है और फ्यूचर में चैलेंजिंग जॉब रहेगा। द चैलेंज इज बिकमिंग बिगर एज द स्कॉलर्स आर ब्रॉडनिंग कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। मतलब और भी बड़े बड़े चैलेंजेस क्या है, कंट्री को आगे देखने पड़ते हैं, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आईटी रेवोल्यूशन हो जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। और यही प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, उसके आगे बढ़ना पड़ता है, उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. अभी ये जो लेक्चर मैंने पूरा कवर किया है, ये इन डिटेल लेक्चर मैंने कवर किया है। And if you people still have any doubts, you can contact me on Instagram. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।